जी, तो हमारे पास पेपर है 2024 फेब मार्च। देखते हैं जी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। विच रो शोज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स बेस यूनिट इन द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम देखना है, फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए और उसके बेस यूनिट्स होने चाहिए। बेस यूनिट्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स की शक्ल में होना चाहिए। करंट है जी, करंट हमें पता है एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और ये उसका बेस यूनिट ही दिया हुआ है। फोर्स जो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी है लेकिन उसका यूनिट जो है वो बेस यूनिट्स में नहीं दिया हुआ है। ऐसा यूनिट तो है लेकिन बेस यूनिट्स की फॉर्म में नहीं दिया हुआ। तो मैथ की बात करें, मैथ में हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है लेकिन उसका यूनिट केजी होता है, यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी भी है, बेस क्वांटिटी भी है लेकिन इसका बेस यूनिट नहीं दिया हुआ जो कि केल्विन होना चाहिए था। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन रही है, करंट। करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर इसका बेस यूनिट भी है, ऐसा यूनिट भी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ कार ऑफ मास 850 ग्राम इज ट्रैवलिंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हमारे पास दो फोर्सेस दी गई हैं, दोनों फोर्सेस आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। हमें यहाँ पर ये बात बताई भी गई है। कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आपने निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब है अगर आपके पास आंसर नेगेटिव में भी आता है तो आपने उसको इग्नोर करना है। एक्सेलरेशन का ताल्लुक होता है रिजल्टेंट फोर्स के साथ, हमेशा याद रखिएगा। F इज इक्वल्स टू एम ए। एफ यहाँ पर क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट फोर्स है। हम देखें यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसने कहा भी है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। F1 माइनस F2 इज़ इक्वल टू F रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वो क्या है हमारे पास 1200, बैकवर्ड कौन सी है 1600 इज़ इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स किसकी इक्वल होती है, एम ए की इक्वल होती है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे देखें -4 आ गया 400 और मास की वैल्यू कितनी दी हुई है 850 दी हुई है और साथ क्या है एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहीं पर ही उसी साइड पे रहने देते हैं। -400 डिवाइडेड बाय 850 इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का आंसर आया -0.47 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस को इग्नोर कर दें क्योंकि उसने किसकी बात की है, मैग्नीट्यूड की बात की है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ए इज़ इक्वल्स टू 0.47 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है जी, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, ये ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्या किया है, स्ट्रिंग के साथ हमने सस्पेंड कर दिया है फिक्स्ड पॉइंट के साथ। स्प्रिंग हैज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट के, द ऑब्जेक्ट इज सेट इनटू वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ पीरियड टी। यानी आप क्या करते हैं, इसको ऑसिलेट कराते हैं, मेन पोजीशन की क्या करते हैं, ऑसिलेट करेगा। विच इक्वेशन फॉर टी इज़ होमोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू बेस क्वांटिटीज़। होमोजीनियस का मतलब पहले समझें क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब ये है, जैसे देखें ना, ये इक्वेशन दी हुई है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड भी है, इसकी राइट हैंड साइड भी है। लेफ़्ट हैंड साइड पर आपके पास कोई यूनिट्स निकलेंगे, राइट हैंड साइड पर आपके पास कोई यूनिट निकलेंगे, दोनों यूनिट्स इक्वल होने चाहिए और लेफ़्ट साइड पर भी बेस यूनिट्स लिखे होने चाहिए, राइट हैंड साइड पर भी बेस यूनिट्स लिखे होने चाहिए। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। हम देखते हैं सबसे पहले, वैसे हम ये बात जानते हैं, हमारे पास जो हुक्स लॉ है वो क्या कहता है, F इज़ इक्वल्स टू के एक्स होता है। यहाँ पर के को सब्जेक्ट बनाए तो ये बनेगा F/x बनेगा। यहाँ पर इसके यूनिट्स लिखना चाहें तो आप लिखेंगे न्यूटन पर मीटर लिखेंगे। अच्छा, हमें ये बात पता है F इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, MA होता है। मास क्या है, kg, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हुआ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया।
तो हमारे पास ये किसका यूनिट आ गया, न्यूटन का, न्यूटन के बेस यूनिट्स आ गए, हमने पढ़े हुए हैं ये। तो हम क्या करते हैं, इसी जगह पर हम क्या करते हैं, न्यूटन की जगह पर इसके बेस यूनिट्स लिखते हैं, kg/(-2) डिवाइडेड बाय मीटर। तो मैम हमसे कैंसिल हो जाएगा, तो के जो यूनिट्स बनेंगे, बेस यूनिट्स जो बनेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, kg/(-2)। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं वापस हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें, ए ऑप्शन की तरफ देखते हैं हम, लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है, उसने खुद बोला है टी, हमारे पास टी क्या है, ऑसिलेशन का जो है वो पीरियड है, यानी टाइम दिया हुआ है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर क्या आ गया हमारे पास, सेकंड आ गया। अब देखते हैं राइट हैंड साइड को, देखते हैं राइट हैंड साइड पर क्या दिया है, 2 पाई का कोई यूनिट नहीं होता, जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट है। अभी उसके मैंने बेस यूनिट्स निकाले हैं, वो क्या होंगे हमारे पास, kg/(-2) डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर क्या जो मैस है, मैस यूनिट क्या होता है, kg होता है। तो यहाँ पर हमारे पास kg से कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखें तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास s-2 है, लेफ़्ट हैंड साइड पर जो इसके यूनिट्स आए हैं वो s आया है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, दोबारा से लेफ़्ट हैंड साइड पर टी दिया हुआ है, टी का यूनिट क्या होगा, सेकंड। राइट हैंड साइड पर देखते हैं, राइट हैंड साइड पर 2 पाई कोई यूनिट नहीं है, मैस का यूनिट क्या होगा, केजी होगा। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसका यूनिट kg/(-2) होगा, केजी से कैंसिल हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड पर सेकंड चल रहा है, राइट हैंड साइड पर 1/(s-2), यानी अगले स्टेप में ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, s की पावर 2 आ जाएगी। लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है, s है। दोबारा से देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड का बेस यूनिट राइट हैंड साइड के बेस यूनिट के इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि हमें पता है ना s जो है s स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गई। सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, सी ऑप्शन में क्या है जी, सी ऑप्शन में देखते हैं, ये था हमारे पास बी के लिए। सी के लिए क्या है, उसी तरह से लेफ़्ट हैंड साइड पर टाइम दिया हुआ है, टाइम का यूनिट क्या है, टाइम दिया हुआ है, मतलब टाइम पीरियड दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, सेकंड दिया हुआ है। राइट हैंड साइड पर 2 पाई कोई यूनिट नहीं होता, अंडर रूट की बात आ गई है इसमें। तो यहाँ पर जो के है, के का यूनिट क्या होगा, kg/(-2), ये लिखा हुआ है जी हमारे पास, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, kg आ जाएगा। इससे कैंसिलेशन होगी, kg से कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट में आएगा तो यहाँ पर क्या बचा, s की पावर -2 आई है। अगले स्टेप में देखें आप कि यहाँ पर अंडर रूट में ये 1/, क्योंकि माइनस में नीचे ले जाएं आप इसको, तो s की पावर +2 हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग कर लो, 1 का अंडर रूट अलग ले लें, s का अंडर रूट अलग ले लें। तो 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 होता है, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, ये आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड पे s चल रहा है, राइट हैंड साइड पर 1/s है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब s इज इक्वल s लेफ़्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर s-1 आ गया। अगर इसे लिखना चाहें तो अगर पावर नीचे 1 है तो ऊपर जाके -1 आ जाएगी। तो ये दोबारा से हम देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं आए, दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पर, ये इक्वल नहीं आए। तो ये ऑप्शन भी ज़ाहिर s यानी इसकी पावर क्या आएगी, +1, तो +1 में पावर और -1 इक्वल नहीं होते, ये ऑप्शन भी गलत होगी। ऑब्वियसली बात है, एक ऑप्शन बची है वही ठीक होगी, बट उसे फिर भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन की बात करने जा रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे सेकंड चल रहा है, राइट हैंड साइड पर देखें तो 2 पाई का कोई यूनिट नहीं होता। अंडर रूट की बात कर लेते हैं, मैस का यूनिट क्या होगा, kg, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये देखें उसका यूनिट दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, kg/(-2), kg से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 1/s की पावर -2 दिया हुआ है, ये आगे क्या होगा, ऊपर ले जाएं इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, s की पावर +2 आ जाएगी। अब आप देखें ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया जी, s आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, s है। लेफ़्ट हैंड साइड पर बेस यूनिट है,
राइट हैंड साइड पर बेस यूनिट और दोनों आपस में इक्वल आ गए, होमोजीनियस हो गए। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो बेस यूनिट्स हैं राइट हैंड साइड पर जो बेस यूनिट है उसके इक्वल आ गए, तो ये क्या हुआ, होमोजीनियस हुए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कितना कौन सा हुआ, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं जी। Question number 4. An object of a fixed mass is initially at rest at point P. The object then moves away from point P with uniform acceleration. ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए जब भी एक्सेलरेशन की बात है ना, तो आपके माइंड में, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया, कि जब भी एक्सेलरेशन की बात है तो F इज़ इक्वल्स टू ma होता है। यानी इसका मतलब यहाँ पर यह है कि रिजल्टेंट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है तो मतलब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज़ हो रही है। एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज़ हो रही है। एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगी। इसी बात को सामने रखते हैं, यहाँ देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये बात बताई गई है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। मतलब ये कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो रिजल्टेंट फोर्स भी कांस्टेंट होनी चाहिए। मूव्स अवे फ्रॉम पॉइंट पी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ से ये बात पता चलती है ना कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म को मतलब कांस्टेंट है। ऑब्वियसली इसकी कोई वैल्यू होगी और वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यही बात यहाँ पर देखते हैं। Which statement describes the resultant force acting on the object when it is moving? तो इसका मतलब क्या होगा, ये कांस्टेंट होगी लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। क्या चीज़, रिजल्टेंट फोर्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, होप्स को आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन जो बना है वो क्या है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इसकी बात कर लेते हैं। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर आया हुआ होता है कि अ प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च्ड at an angle of 25 degree to the horizontal with horizontal component of velocity। यहाँ पर ये लफ्ज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखें यहाँ पर कर लेते हैं सवाल को। देखें एक हमारे पास, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास सपोज करें इनिशियल वेलोसिटी, आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप से लॉन्च करते हैं वेलोसिटी u के साथ, ठीक हो गया। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक क्या होगा ux होगा, एक हमारे पास क्या होगा uy होगा, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो ये जो ux है इट इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसमें ये देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल हुआ, ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा। वर्टिकल लिखते हैं तो वर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम uy का नाम दे रहे हैं, किसको u sin थीटा होगा। आप अगर क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो हमें उसने डेटा में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की है कि वो दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया, मतलब ux की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 13 हो गई। u हमें नहीं दिया हुआ, अगर u लिखता तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखता, इनिशियल वेलोसिटी लिख देता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया, हमने लिख लिया, u नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर आप देखें उसने एंगल हमें दिया हुआ है, एंगल हमें कितना दिया हुआ है 25, तो हम 25 डिग्री पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें u, लेकिन क्यों निकालेंगे अभी देखते हैं। ये हमें दिया हुआ था, उसने हमें कहा कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, ओके यही निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें ये निकालना है। थीटा भी मिल जाएगा, u नहीं है हमारे पास, तो u निकालने के लिए जो गिवन डेटा हॉरिजॉन्टल कहते हैं उसी का फार्मूला लिखें पहले आप, उसी में से u पहले निकालेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर के थ्रू, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 14.34 अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा।
मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या करें, यहाँ पर जाकर आप पुट कर दें। तो यहाँ पर पुट करते हैं टू गेट द वर्टिकल कंपोनेंट, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 14.34 और साइन 25। कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 6.1 मीटर पर सेकेंड, and it is the vertical component of the velocity when a projectile was launched। ठीक हो गया। देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सी बन रही है, बी ऑप्शन बन रही है जी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखें जी, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट पोजीशन एक्स एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं। यानी आपने जब उसे रिलीज़ किया, अच्छा जैसे इस ग्राफ को देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये ग्राफ 0 से शुरू हो रहा है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को भेजते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ आपके पास होते हैं, या तो आप नीचे से ऊपर भेज रहे होते हैं या आप ऊपर से नीचे रिलीज़ कर रहे होते हैं। अगर आप नीचे से ऊपर भेजते हैं तो उस वक्त जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। जब ऊपर से भेजते हैं, और उसने लफ्ज़ इस्तेमाल भी किया है फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसके अगर रेस्ट लिख लेता तो 0 होगी। और हमें पता चला ग्राफ अगर 0 से शुरू हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर से नीचे आ रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि उसने हमें दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमें ये बात पता होनी चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ लेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देगा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, उसने कहा है 0 से स्टार्ट कर, और जब वो हिट करेगा, जब मैक्सिमम उसकी जो वेलोसिटी होगी, रिबाउंड भी किया उसने, जिसका मतलब जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा था कितने वेलोसिटी से हिट करेगा, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हिट करेगा। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद में क्या किया उसने, रिबाउंड किया। अब रिबाउंड किया तो रिबाउंड करने पर भी वो हमारे पास ज़ाहिर है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जब उसने हिट किया, अचानक से उसकी वेलोसिटी 10 थी और 10 से -5 हो गई। मतलब माइनस का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन मूव किया, और जब ये लीव करेगा ग्राउंड को तो 5 मीटर पर सेकंड, ज़ाहिर लॉस होता है एनर्जी का, तो ज़ाहिर उतनी वेलोसिटी से वापस नहीं आता। रिबाउंड करते हुए एनर्जी लॉस होता है तो वापस उतनी वेलोसिटी से नहीं आएगा। अब इसका मतलब है अब ऊपर जा रहा है, ज़ाहिर ऊपर जा रहा है, अब लॉस जो हो गया है, ज़ाहिर है अब वो डिस्टेंस जो ऊपर की तरफ जाएगा वो उतना ट्रैवल नहीं करेगा, जहाँ से छोड़ा था वहाँ तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि उतनी उसके पास एनर्जी नहीं है, और उसकी वापसी पर वेलोसिटी 5 है। तो कोई क्या करेगा, हाइट तो अटेन करेगा। एक उसका डिस्टेंस है नीचे की तरफ, एक उसका डिस्टेंस है ऊपर की तरफ। क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर करती है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ये मैंने पिछले पेपर में भी बताया था आपको, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो आपको उनके डिस्प्लेसमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा टू गेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या करें, ऊपर से नीचे आने का डिस्प्लेसमेंट चेक करें, कैसे एरिया अंडर द ग्राफ निकालें। आप इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लें। वापस जाने का, रिबाउंड के बाद वापस जाने का जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, हाइट अटेन करेगा, उसे आप निकाल लें। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। चलें जी, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका एरिया अंडर द ग्राफ अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या ट्रायंगल बन रही है, तो क्या करेंगे, मैं इसके लिए बात कर लेता हूँ। ट्रायंगल में इसी पोर्शन की बात करते हैं, यहीं पर ही बात कर लेते हैं। इसका अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालें तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 ट्रायंगल है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी ये बेस है, इसकी क्या है, हाइट है। तो हमारे पास बेस कितनी हो गई, हमारे पास बेस हुई 1.0 और हाइट कितनी हो गई हमारे पास 10। आंसर कितना आएगा हमारे पास
5। ये आ गया कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो 5 मीटर का डिस्टेंस ऊपर से नीचे आते हुए उसने ट्रैवल किया। इसकी बात कर लेते हैं, हमारे पास इसी के अंदर ही हम लिख लेते हैं। हमारे पास इसके लिए क्या आएगा 1/2 बेस कितनी है, ये रही 1 से शुरू हुआ 1.5 तक जा रही, तो कितना हुआ 0.5 हुआ, 0.5 आ गया। और इसका जो हमारे पास हाइट आ रही है, यानी जो वेलोसिटी है, बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट कितनी हो गई हमारे पास 5 हो गई। तो इसका आंसर कितना बन रहा है हमारे पास 1.25। ओके, एक हमारे पास आंसर आया 5, एक आंसर आया 1.25। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी वापस जाते हुए 1.25 होगा। ऊपर से नीचे आते हुए 5, नीचे से ऊपर जाते हुए 1.25। तो क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो आपस में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 माइनस 1.25, और बस आंसर आया 3.75 मीटर्स में आ गया। ठीक है, देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जी हमारे पास। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6।